बिस्मिल्लाह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ डेप्रिसिएशन। एज यू नो, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड सीखा था, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड सीखा था, और जितने भी सब्जेक्टिव सम्स थे इंक्लूडिंग इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। गाइस, आज हम बात करेंगे MCQs यानी ऑब्जेक्टिव सम्स की, जिसमें MCQs होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे और मैच द कॉलम। और एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे फाउंडेशन में जो 60% पेपर आएगा हमारा, वो ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा गाइस, ठीक है। तो इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव पेपर को और ऑब्जेक्टिव सम्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना है और उन्हें बार बार रिवाइज करना है ताकि हम 60 आउट ऑफ 60 ईजिली स्कोर कर सके। क्लियर है गाइस? चलिए, तो अब हम डेप्रिसिएशन का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम वाले सम्स करेंगे। ओके, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो आपके क्वेश्चंस में, आपकी बुक में दे रखा है सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। गाइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें एक क्वेश्चन गिवन होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन गिवन होंगी। क्लियर? बस आपको उस सही ऑप्शन को अपनी आंसर शीट में लिखना है। क्लियर है? कोई रीजन नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना। ABCD 4 ऑप्शन गिवन होंगे, बस हमें जो राइट ऑप्शन है उसे उठाकर अपनी आंसर शीट में लिख देना है। इज दैट क्लियर? वेरी मच। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। हमने पूरा डेप्रिसिएशन थॉरोली स्टडी किया, आई होप आपने रिवाइज किया होगा। चलिए लेट स्टार्ट। अब पहला क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, यानी वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, हम डेप्रिसिएशन में क्या करते हैं। ऑप्शन है उसने दिया एसिड्स वैल्यूएशन, हम एसिड्स का मूल्यांकन करते हैं। आंसर इज नो। आपको पता है डेप्रिसिएशन में हमने कोई वैल्यूएशन नहीं किया एसिड्स की। क्लियर? तो पहली ऑप्शन नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसिड्स ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ, यानी वो कह रहा है कि जो एसिड्स की कॉस्ट है उसे एलोकेट कर देते हैं, उसको बांट देते हैं उस एसिड्स की लाइफ के ऊपर। इज दैट क्लियर? जैसे मान लो हमने मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की और उसकी लाइफ 10 साल है, तो हम 1 लाख को 10 साल से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। क्लियर है गाइस? तो अकॉर्डिंग टू मी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ये हमारा सही जवाब है। ठीक है जी। अब सी और डी गलत क्यों है ये भी जान लीजिए। उसने लिखा है सी में वेरिफिकेशन ऑफ एसिड्स, हम सी में एसिड्स की वेरिफिकेशन करते हैं। आपको पता है डेप्रिसिएशन में कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। डी में लिखा है इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसिड्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब एसिड्स की वैल्यू ना इंक्रीज करना होता है ना डिक्रीज होता है। हमें पता है डेप्रिसिएशन से वैल्यू तो अपने आप डिक्रीज होगी। क्लियर? क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारी एसिड्स की वैल्यू को कम करता है, पर हमारा पर्पस ये नहीं होता। हमारा पर्पस ये होता है कि हम एसिड्स की टोटल कॉस्ट को उसकी लाइफ पर स्प्रेड कर दें। क्लियर? हैंस अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। नाउ द क्वेश्चन सेज इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसिड्स आर रिवैल्यूड, कहता है जी अगर हम डेप्रिशिएबल एसिड्स को रिवैल्यू करते हैं, द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो बनाया जाता है। हम लोग सीख चुके हैं गाइस, प्रोविजन का मतलब होता है हम हर साल प्रॉफिट का कुछ भाग रोक लेते हैं। क्लियर है? उस लाइबिलिटीज के लिए जो हमें नोन नहीं होती, जो हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट कितने अमाउंट से आएगी। हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता हो जाए तो फिर वो तो नॉन लाइबिलिटी हो गई, फिर वो प्रोविजन में नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो वो कह रहा है इन केस द डेप्रिशिएबल एसिड्स आर रिवैल्यूड, कि अगर हम इसकी रिवैल्यूएशन करें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऑप्शन सी डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ द एसिड, एंड ऑप्शन डी रिवैल्यूड अमाउंट ओवर द एस्टिमेटेड ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसिड। तो गाइस, अगर हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो प्रोविजन किसके अनुसार बनेगा? रिवैल्यूड अमाउंट के अनुसार बनेगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल कॉजेज फॉर डेप्रिसिएशन, यानी वो कहता है जी बताइए इनमें से कौन सी डेप्रिसिएशन की इंटरनल कॉजेज है। गाइस, अगर आपको याद होगा हमने चैप्टर के शुरू में बताया था कि डेप्रिसिएशन लगने की 4 मेन कॉजेज होती हैं। पहला इंटरनल कॉजेज, दूसरा एक्सटर्नल कॉजेज, तीसरा टाइम
और चौथा एबनॉर्मल कॉजेस। क्लियर। और अगर आप अपने नोट्स को देख पा रहे हैं तो इंटरनल कॉजेस को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था कि इंटरनल कॉजेस के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला होता है वेयर एंड टियर और दूसरा होता है डिप्लीशन और एग्जॉस्शन। क्लियर है गाइस। और उस समय हमने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो अगर मैं चॉइस में देखूं तो ऑप्शन ए वेयर एंड टियर, हाँ जी बिल्कुल होता है। ऑप्शन बी डिप्लीशन बिल्कुल होता है। बट हमें दोनों में चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, दो नहीं। तीसरी ऑप्शन कहता है बोथ ए एंड बी। क्लियर है। तो आई होप दिस इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्लियर है। तो डेप्रिसिएशन लगने के इंटरनल कॉजेज होते हैं वेयर एंड टियर एंड डिप्लीशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। क्लियर। हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में कि व्हाट आर द वेरियस कॉजेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। विच आर द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एज प्रोवाइडेड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। वो कह रहा है जी कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन का जो इनकम टैक्स में हमें प्रोवाइड किया गया है। विच ऑफ द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एज प्रोवाइडेड इन, यस प्लीज, व्हाट आर द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज प्रिस्क्राइब बाय द इनकम टैक्स एक्ट। देखिए गाइस, आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे सीएमए इंटर के एग्जाम में। हमारे देश में इनकम टैक्स एक्ट बना है 1961 में। क्लियर है। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हमारे पास डेप्रिसिएशन के भले ही बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट WDV मेथड को क्या करता है, प्रेफर करता है। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स मेथड, ठीक है जी, WDV एंड स्ट्रेट लाइन ये दो मेथड हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में अप्रूव्ड है, जिनको मान्यता दी गई है। क्लियर है। इसके अलावा कोई मेथड इनकम टैक्स एक्ट में अप्रूव्ड नहीं है। तो हम अगर देखें तो ऑप्शन 1 कहता है स्ट्रेट लाइन एंड एन्युटी मेथड। अगर स्ट्रेट लाइन बोलता तो ठीक होता, एन्युटी इज नॉट द राइट आंसर। सिंकिंग फंड नॉट द राइट आंसर। इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड रिटर्न डाउन वैल्यू, और आपको पता है इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब ही क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और तो गाइज एज पर द इंफॉर्मेशन सी इज द राइट आंसर। इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड रिटर्न डाउन मेथड ये दो मेथड हैं जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 32 में अप्रूव किए गए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आप देख सकते हैं इजीली हम सॉल्व कर पा रहे हैं। कहते हैं डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। गाइस ये बहुत ही सिंपल सा है, हमें पता है डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट पे लगता है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो। बट अगर फिक्स एसिड है तो उसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा। इज दैट क्लियर। करंट एसिड पे डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगता। तो इसने हमें दिया ऑप्शन ए गुडविल, यस डेप्रिसिएशन लगता है गुडविल पर। ऑप्शन बी लैंड। ठीक है। अब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, फिक्स एसिड में लैंड एक ऐसी एसिड्स है जिस पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। इज दैट क्लियर। क्योंकि लैंड यानी भूमि, इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है, इस पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। क्लियर है। दूसरा इसने बोला इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। गाइस ये करंट एसिड से, करंट एसिड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो दो आंसर आ रहे हैं सर, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन सी इन्वेंट्री। बट आंसर तो एक देना है, तो उसने आपको डी में दे दिया बोथ आंसर बी एंड सी। क्लियर। तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। ना लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता है और ना ही इन्वेंट्री पे डेप्रिसिएशन लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ऑब्सोलिसेंस मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू। अगर आपको याद है हमने आपको इन सब का मतलब समझाया था। क्लियर। डिप्लीशन, एक बार फिर से याद दिला दूं मैं आपको, डिप्लीशन लगता है वेस्टिंग एसिड्स पर। क्लियर है। जिसमें आता है कोल माइंस, ऑयल वेल, टिम्बर स्टैंड। क्लियर। और अमोर्टाइजेशन का जो चार्ज होता है वो होता है इंटेंजिबल एसिड पर, यानी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। और ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है किसी एसिड्स की वैल्यू में आने वाली गिरावट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड फैशन। इज दैट क्लियर। दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलिसेंस। तो इस बात को ऑप्शन डी हमें बताता है इनोवेशन इन इन्वेंशंस। इनोवेशन का मतलब होता है नई नई चीजों की खोज, और आपको पता है टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती है हम इसे इंग्लिश में इनोवेशन के नाम से पुकारते हैं। तो इनोवेशन बेसिकली मींस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। क्लियर है। तो अकॉर्डिंगली डी इज द राइट आंसर। क्लियर। ऑब्सोलिसेंस मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू इनोवेशन एंड इन्वेंशंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। वो कहता है जी डेप्रिसिएशन इज अकाउंट इज क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर
बाय ट्रांसफर टू द, डेप्रिसिएशन साल के अंत में हम बंद कर देते हैं, कहां ट्रांसफर कर कर। गाइस डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है और सारे लॉसेस का घर कहां है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अंत में हम एक क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं और जितना भी डेप्रिसिएशन पूरे साल हमने एसेट्स पर चार्ज किया उसे P&L अकाउंट में ले जाकर क्लोज कर देते हैं। तो ऑप्शन ए जर्नल रिजर्व रॉन्ग आंसर, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर बाय ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल कॉजेज फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ जी, इनमें से कौन सी एक्सटर्नल कॉजेज होती हैं डेप्रिसिएशन की। क्लियर है। अगर आपको याद है स्टार्टिंग में चैप्टर के हमने आपको बताया था एक्सटर्नल कॉजेज दो होते हैं, पहला ऑब्सोलिसेंस और दूसरा इनएडिक्वेसी। डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सटर्नल कॉजेज दो होते हैं, ऑब्सोलिसेंस और इनएडिक्वेसी। इज दैट क्लियर। तो अगर आप ऑप्शन में देखें हमें दे रखा ऑप्शन है ऑब्सोलिसेंस, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी एबनॉर्मल और डी ऑल ऑफ द अबव, जिसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो एक्सटर्नल कॉजेज में क्या देंगे आप, ऑब्सोलिसेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। कहता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, याद रखना, चाहे आप इसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलिए, चाहे आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलिए, ये हमेशा क्या होता है, लायबिलिटी। क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम बैलेंस शीट में शो करते हैं ऑन द लायबिलिटी साइड। तो ऑप्शन ए कहता है लायबिलिटी, ऑप्शन बी एक्सपेंस, ऑप्शन सी इनकम एंड ऑप्शन डी अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू। तो गाइस ए इज द राइट आंसर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ ए लायबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं गाइस। एंड नाउ दिस इज अ न्यूमेरिकल सम। क्वेश्चन कहता है परचेज प्राइस ऑफ ए मशीन इज 8,90,000। गाइस हमने एक मशीन खरीदी 8,90,000 की। फ्रेट एंड कार्डेज 7,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 30,000। क्लियर है। फ्रेट एंड कार्डेज का मतलब होता है कि मशीन को लाने का किराया ट्रक और टेम्पू का, वो 7,000 खर्च हुए। इंस्टॉलेशन उसमें लग गए 30,000 रुपए। ठीक है जी। फिर कहता है इंश्योरेंस चार्जेस 20,000 रुपीज और रेसिडुअल वैल्यू कितनी है गाइस, 40,000। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 ईयर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। गाइस एज यू नो कि जब स्ट्रेट लाइन मेथड हो और रेट गिवन ना हो तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एंड द फॉर्मूला गोज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। क्लियर है। फिर से ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है गाइस। चलिए देखेंगे ध्यान से। अब आप ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं भाई, हाउ डू यू कैलकुलेट ओरिजिनल कॉस्ट। हमने क्या बताया था, जितने का आपने एसिड्स को खरीदा, ठीक है, परचेज प्राइस, और आप उसमें प्लस कर दीजिए वो सारे खर्चे। क्लियर है, जो एसिड यूज करने से पहले के हैं। बट सावधान, हमें वो खर्चे ऐड करने हैं जिनके बिना हम एसिड्स को यूज नहीं कर सकते। बोलो जी बात क्लियर है। जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस है भाई, जब तक आप मशीन को प्रॉपरली फिक्स नहीं कराओगे आप कैसे उसे यूज कर लोगे। क्लियर। अगर आपने सेकंड हैंड मशीन खरीदी तो उस पर होने वाला रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बोलो जी बात क्लियर है। क्लियर। तो हम उन सारे एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं जिनको किए बिना मशीन या एसिड यूजफुल नहीं हो सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है 8,90,000, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 8,90,000। क्लियर है। इसमें प्लस करेंगे फ्रेट एंड कार्टेज। सर ये जरूरी है? अरे हाँ भाई, जब तक आप एसिड्स को लेकर फैक्ट्री में नहीं आओगे तो कैसे यूज होगी। अब मशीन इतनी भारी है, अपने सर पे रख के थोड़ी लाएंगे उसे, ठीक है, तो ट्रक टेम्पो में लाना पड़ेगा, तो ये खर्चा कंपलसरी है। तो आप 8,90,000 में प्लस करेंगे 7,000। फिर आप उसमें प्लस करेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस 30,000, क्योंकि बिना इंस्टॉल करे, बिना प्रॉपर मशीन को फिक्स करे उसे यूज नहीं किया जा सकता।
ठीक है गाइस, तो 8,90,000 में प्लस करिए 7,000 प्लस करिए 30,000, टोटल बना 9,27,000। यहां तक क्लियर है। अब उसने कहा इंश्योरेंस चार्जेस 20,000। अब एक प्रश्न उठता है, सर क्या इंश्योरेंस चार्जेस ऐड होने चाहिए? मेरा आपसे प्रश्न है, क्या बिना इंश्योरेंस कराए आप मशीन यूज नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हैं। अरे हम इंश्योरेंस तो इसलिए कराते हैं ताकि कल को अगर मशीन खराब हो जाए तो हमें उससे क्लेम मिल सके। इंश्योरेंस का मशीन यूज करने से कोई लेना देना नहीं है। इज दैट क्लियर? बिना इंश्योरेंस के भी तो मशीन यूज की जा सकती है, बट बिना इंस्टॉलेशन के यूज नहीं हो सकती। क्लियर? इसलिए इंश्योरेंस चार्जेस हम उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हमारा टोटल बना 8,90,000 प्लस 7,000 प्लस 30,000, टोटल है 9,27,000। इंश्योरेंस चार्जेस उसमें ऐड नहीं होंगे। क्लियर? अब आप उसमें से माइनस करिए स्क्रैप वैल्यू, देख सकते हैं 40,000। तो जब आप 40,000 लेस करोगे तो टोटल आएगा 8,87,000। आई होप यू अंडरस्टैंड। और उस 8,87,000 को आप डिवाइड कर दोगे लाइफ से, जो दे रखी है 5 ईयर्स। ठीक है, तो जब आप 887 को 5 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 1,77,400। तो 1,77,400 का डेप्रिसिएशन है जो हर साल चार्ज होगा। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो 1,77,400 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो गाइज हमने कैसे निकाला, जैसे आप देख सकते हैं हमने 8,90,000 लिया परचेज प्राइस, उसमें प्लस करा फ्रेट एंड कार्ड 7,000, प्लस करा इंश्योरेंस चार्ज इंस्टॉलेशन चार्जेस 30,000, हमने प्लस नहीं करा इंश्योरेंस चार्जेस, माइनस करा रेसिडुअल वैल्यू 40,000 और डिवाइड कर दिया यूजफुल लाइफ से विच इज 5 ईयर्स एंड द आंसर इज 1,77,400 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए 10 क्वेश्चन सॉल्व होगा इजीली। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डेप्रिसिएशन ऑफ ए 10 ईयर लीज इज बेस्ड डन ऑन द मेथड ऑफ। अब देखिए गाइस, लीज का मतलब क्या होता है? लीज का मतलब होता है एसिड्स को किराए पे लेना। जब हम एसिड्स को लीज पर लेते हैं तो उसका जो अमाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं लीज रेंटल, वो फिक्स्ड होता है और उसकी जो लाइफ होती है वो भी फिक्स्ड होती है। जैसे हमने 10 साल के लिए मशीन लीज पर ले ली और लीज रेंट है जी 2 लाख रुपए का। क्लियर है? तो क्योंकि लीज पर लेने के लिए अमाउंट भी फिक्स होता है और उसका रेंट भी फिक्स होता है, तो वो इक्वली उसकी लाइफ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और वो कौन सा मेथड है जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन इक्वली आता है? दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। हैंस क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन ऑफ ए 10 ईयर लीज इज बेस्ट डन ऑन द मेथड ऑफ SLM। क्लियर है? क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जी ओरिजिनल कॉस्ट है 1,50,000, रेसिडुअल वैल्यू है 10,000, डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर एट द रेट 10% पर एनम अंडर WDV मेथड। क्लियर है? तो कहता है जी आप डेप्रिसिएशन लगाइए WDV मेथड से। ठीक है गाइस, चलिए अब WDV मेथड से आप कैसे डेप्रिसिएशन लगाएंगे? और वो कह रहा है थर्ड ईयर का लगाइए। कौन से ईयर का लगाइए? थर्ड ईयर का। ठीक है गाइस, तो आप मेरे साथ साथ देखेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए यहां देखिए, तो अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट, आप देख सकते हैं 1,50,000। अब गाइस ध्यान रहे WDV मेथड में हम स्क्रैप वैल्यू को माइनस नहीं करते, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो पहले साल 10% रहेगा, पूरे साल का 15,000। ठीक है, तो 150 माइनस 15। ठीक है जी, एक साल बाद इसकी WDV आ गई 1,35,000। ठीक है, अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे सेकेंड ईयर का 10%। और आपको पता है अब डेप्रिसिएशन लगेगा रिड्यूस वैल्यू पर WDV पर, तो 1,35,000 का 10% 13,500। 2 साल बाद WDV कितनी बची? 1,35 माइनस 13,500, 1,21,500। ठीक है जी, अब हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 10% थर्ड ईयर का। तो गाइस अब इसकी WDV कितनी बची है? 1,21,500। तो इसका 10% ये हो गया 12,150। ठीक है जी,
तो वैल्यू बच गई 1,09,350। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब उसने हमसे पूछा है सर कि आप हमें WDV मत बताइए, थर्ड ईयर का डेप बताइए। तो थर्ड ईयर का डेप कितना लगा, 12,150 रुपए, जैसे आप देख सकते हैं। कितना है गाइस, 12,150। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर हम वापिस आ जाए ऑप्शन में गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, वो बोल रहा है जी थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन बताइए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 12,150 आया था, दैट इज गिवन अंडर ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 12,150। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। एज यू सी, फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड द डिप्लीशन मेथड इज यूज्ड। ठीक है जी, क्लियर बोला है डिप्लीशन, तो हमने बताया आपको डिप्लीशन किसके लिए यूज होता है, वेस्टिंग एसिड। और वेस्टिंग एसिड का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर ने हमें दिए हैं, और उसमें क्या आता है, नंबर 1 माइंस, चाहे वो कोल माइंस हो चाहे वो गोल्ड माइंस हो, ऑयल वेल तेल के कुएं, टिम्बर स्टैंड लकड़ी के जंगल, सैंड पिट मट्टी के गड्ढे। क्लियर है, तो ये सारी चीजें हमें नेचर ने दी हैं। इज दैट वेरी मच क्लियर, हमने इसको कुछ नहीं बनाया खुद। क्लियर है, तो डिप्लीशन मेथड किस पे लगता है, वेस्टिंग एसिड्स पर। तो अगर आप देखें ऑप्शन डी में क्लियर लिखा है, वेस्टिंग एसिड लाइक माइंस एंड क्वारीज। राइस, माइंस तो आप समझते हैं कोयले की कान, क्वेरीज बोलते हैं पत्थर की कान को। क्लियर है, जिसमें पत्थर निकलता है, ग्रेनाइट वगैरह, दैट इज कॉल्ड क्वेरीज। तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए 13 क्वेश्चन हमने इजीली सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द हिस्टोरिकल कॉस्ट इज नोन एज। गाइस ये हमने आपको कितनी बार बताया था कि कहता है कि अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसे हम क्या कहते हैं। तो गाइस उसे हम दो नाम से पुकारते हैं, या तो बुक वैल्यू या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू। तो अगर आप क्वेश्चन देखे इसमें ऑप्शन दे रखी है डी बुक वैल्यू, तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्या यहां तक क्लियर है गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वो क्या कह रहा है, वो इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 1 लाख। ठीक है भाई, लाइफ 5 ईयर, रेसिडुअल वैल्यू 2000। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है 1 लाख, लाइफ दे रखी है 5 साल, रेसिडुअल वैल्यू दे रखी है 2000। इफ द डेप्रिसिएशन फॉर द 4th ईयर एज पर एसएलएम इज 19,600। अगर डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 19,600 4th ईयर का, तो बताइए रेट क्या होगा। आपको याद है हमने रेट निकालने का आपको फॉर्मूला बताया था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इन 200। आई रिपीट, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इन 200। तो आप देखिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है गाइस, 19,600। इसको डिवाइड कर दीजिए ओरिजिनल कॉस्ट से 1 लाख और इनटू कर दीजिए 100 से। ठीक है गाइस, तो अगर आप अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे इसे, तो 19,600 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, ये आएगा 19.6%, इक्वल टू व्हाट, 20%। तो ऑप्शन में देखिए 10, 15, 25। तो व्हाट इज द राइट आंसर, सी, 20% इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आई होप यहां तक क्लियर है। तो गाइस यहां पर हमारे 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। किसकी बात करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप देखिए फटाफट से क्या दे रखा है। पहला फिल इन द ब्लैंक दे रखा है क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन मींस। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, तो हम पढ़ चुके हैं गाइस, डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज या फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। क्लियर है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसिड्स की वैल्यू में आने वाली गिरावट। क्लियर है, तो इसमें आप क्या भरेंगे, डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। क्लियर है, एक एसिड्स की वैल्यू में आने वाली गिरावट को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। क्लियर है बात यहां तक, कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोर्टाइजेशन मींस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमोर्टाइजेशन, ध्यान से सुनिएगा। तो अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट मीन गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ठीक है, तो अमोर्टाइजेशन मींस चार्जिंग अ पीरियड विद द प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। आप इसकी जगह सिंपल भी लिख सकते हैं, अमोर्टाइजेशन मींस
decrease in the value of intangible assets. As simple as that. Third, depreciation is a dash type of account. तो guys, depreciation क्या है? लॉस है. क्लियर है? अगर किसी एसिड्स की वैल्यू गिर रही है तो उसे हम लॉस बोलेंगे, और हमें पता है लॉसेस को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल. तो हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन इज ए नॉमिनल अकाउंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. चलिए, डैश इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट. गाइस, आपको याद होगा प्रोविजन इज ऑलवेज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट. चार्ज का मतलब होता है कि आपको वो प्रोविजन बनाना ही बनाना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो. तो सिंपल डेफिनेशन याद रखिएगा, प्रोविजन इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. और हमने आपको बताया था जब हमने प्रोविजन डिस्कस किया था. ठीक है गाइस. चलिए, तो डैश इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो प्रोविजन इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी विल बी डेबिटेड टू डैश अकाउंट. गाइस, बड़ी सीधी सी बात है. वो कह रहा है आपने मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया, बताइए किस अकाउंट को डेबिट करेंगे. मैं आपसे अगर सिंपल डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री पूछूं तो आप मुझसे बोलोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन. क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में डेबिट होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट में. तो राइट आंसर इज डेप्रिसिएशन अकाउंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन. गाइस, याद रखना, सारे प्रॉफिट सारे लॉसेस के लिए हमारे पास कौन सा अकाउंट होता है? पीएनएल अकाउंट. तो क्वेश्चन लिख रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन इज डैश टू पीएनएल अकाउंट. और आप जानते हैं पीएनएल अकाउंट में दो साइड होती हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. डेबिट साइड पर हम लिखते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड पर लिखते हैं हम प्रॉफिट, इनकम एंड गेन्स. तो क्योंकि हमें मशीन को बेच के प्रॉफिट हुआ है तो पीएनएल में कहां आएगा? ऑन द क्रेडिट साइड. ठीक है जी. नेक्स्ट वन, द अमाउंट चार्ज टू डेप्रिसिएशन डिक्लाइन इन डैश. ठीक है, आप पढ़ चुके हैं दो मेथड, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी. तो जैसे आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता है? सेम होता है, ना बढ़ता है ना घटता है. बट डब्ल्यूडीवी मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल कम होता चला जाता है. तो वो यही पूछ रहा है सर, जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वो डिक्लाइन मतलब कम होता है, कहां? डब्ल्यूडीवी में. तो कौन से मेथड में गाइस? डब्ल्यूडीवी. और आपको उसके 3 नाम बताए थे हमने, डब्ल्यूडीवी मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. क्लियर है? चलिए, फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज. ठीक है जी, फॉर्मूला क्या था? राइट, डब्ल्यूडीवी में व्हाट इज द फॉर्मूला? तो गाइज आपको याद होगा हमारे पास फॉर्मूला था रेट इज इक्वल टू 100 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस स्क्वायर रूट एस बाय सी. तो दैट इज द फॉर्मूला. हमने इसको लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करना भी सिखाया था. तो अगर डब्ल्यूडीवी मेथड में हमें डेप्रिसिएशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 100 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट एस बाय सी और स्क्वायर रूट की पावर एन, जहां पर एन का मतलब था लाइफ ऑफ द मशीन, एस का मतलब था स्क्रैप वैल्यू और सी का मतलब था ओरिजिनल कॉस्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है भाई. क्वेश्चन नंबर 9 अगला आता है डेप्रिसिएशन इज ए डैश आइटम. हाँ जी, तो डेप्रिसिएशन कौन सी आइटम है गाइस? नॉन कैश आइटम. क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन के नाम पर हम किसी को कैश पे नहीं करते. हम डेप्रिसिएशन सिर्फ पीएनएल की डेबिट में दिखाते हैं, अपनी एसिड्स की वैल्यू को कम कर देते हैं, पर हम डेप्रिसिएशन में किसी को कोई कैश पे नहीं करते. तो इसलिए कहा जाता है कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है. यानी डेप्रिसिएशन के नाम पर ना तो कैश का इनफ्लो होता है और ना ही आउटफ्लो होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. चलिए, ऑब्सोलिसेंस ऑफ ए डेप्रिशिएबल एसिड इज कॉज्ड बाय डैश. तो व्हाट इज द राइट आंसर? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. ठीक है, ऑब्सोलिसेंस मतलब एसिड्स की वैल्यू में आने वाली गिरावट ड्यू टू चेंज इन फैशन एंड टेक्नोलॉजी. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11. इन केस ऑफ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एन एसेट्स विच इज फॉर द फर्स्ट टाइम रिवैल्यूड द अकाउंट डेबिटेड इज. हाँ जी, अगर आप डाउनवर्ड कर रहे हैं रिवैल्यूएशन मतलब एसेट्स की वैल्यू गिरा रहे हैं तो ये हमारे लिए लॉस है. तो कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. डैश इन एन एक्सपेंस अक्रूइंग फ्रॉम द यूज ऑफ फिक्स एसेट. ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जो फिक्स एसेट को यूज करने की वजह से आता है. ठीक है गाइस.
फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन हैंड टूल्स द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिवैल्यूएशन मेथड। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा आउटडेटेड है, क्योंकि अब आपके सिलेबस में से रिवैल्यूएशन मेथड खत्म हो चुका है। आपको सिर्फ दो मेथड याद करने, स्ट्रेट लाइन और WDV। ठीक है जी। नेक्स्ट, इन डैश मेथड फिजिकल वेयर एंड टियर आर मोर इंपॉर्टेंट देन ऑब्सोलिसेंस। ठीक है भाई, तो वो कौन सा मेथड है जो फिजिकल वेयर एंड टियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है एज कंपेयर टू ऑब्सोलिसेंस? द आंसर इज स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इज, आपको पता है फॉर्मूला क्या है हमारे पास? तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद होगा, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। क्लियर है गाइस? तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में। क्लियर गाइस? चलिए, तो आप देख सकते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स समाप्त हो गए। अब हम बात करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। किसकी बात करेंगे गाइस? ट्रू एंड फॉल्स। चलिए शुरू करते हैं। इन केस ऑफ मिनरल रिसोर्स डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड बट डिप्लीशन इज चार्ज्ड। क्लियर है गाइस? मिनरल रिसोर्स क्या है? मिनरल मतलब नेचुरल, ठीक है जी, रिसोर्सेज, मिनरल जो जमीन के अंदर से निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स। और वो हमें किसने दिए? नेचर ने दिए। और नेचुरल रिसोर्सेज पे कोई भी जो डेप्रिसिएशन लगेगा उसे क्या बोलते हैं हम? डिप्लीशन। तो आंसर इज ट्रू। बोलो, बात क्लियर है? तो इन केस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड बट डिप्लीशन इज चार्ज, सो दैट इज कॉल्ड ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको रीजन नहीं देना गाइस, बस ट्रू और फॉल्स लिखना है। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड द कॉस्ट ऑफ एसेट रिटर्न ऑफ इन इक्वल प्रोपोर्शन ड्यूरिंग इट्स इकोनॉमिक लाइफ। हमें पता है हम स्ट्रेट लाइन मेथड में टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते लाइफ से, तो हर साल डेप्रिसिएशन क्या आता है? इक्वल, सेम। सो अगेन दिस इज ट्रू। चलिए, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन टेंजिबल फिक्स एसिड एंड इज नॉट चार्ज और एनी करंट एसिड्स। कहते हैं डेप्रिसिएशन जो वो फिक्स एसिड पे लगता है, करंट एसिड पे नहीं लगता। अगेन द आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन एंड नॉट फॉर वैल्यूएशन। ठीक है जी, अगेन ट्रू। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन में हम एसिड्स की लाइफ को, एसिड्स की वैल्यू को एलोकेट कर देते हैं उसकी लाइफ पर। ठीक है जी, इसलिए डेप्रिसिएशन जो वो प्रोसेस है एलोकेशन का, ना कि वैल्यूएशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एन एसिड इज परचेज फॉर 25,000. Depreciation is to be provided annually according to straight line method and useful life is 10 years and scrap is 5,000. Is the rate of depreciation 10%? तो गाइस अब वो हमसे कह रहा है डेप्रिसिएशन का रेट बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अमाउंट निकालेंगे। तो आप क्वेश्चन में देखिए, अमाउंट का मतलब था ओरिजिनल कॉस्ट 25,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 2,000 रुपीज। क्या मेरी बात क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट 2,000 आ गया एनुअली। अब क्योंकि हमें रेट चाहिए तो हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे? ओरिजिनल कॉस्ट से। तो 2,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। तो गाइज हमारा रेट निकल कर आता है 8%। और ये कह रहा है जो रेट है वो 10% होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? आंसर इज नो, दैट इज फॉल्स। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इफ द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ए मशीन ऑन 1195 इज 9,72,000, what will be the value of the machine on what will be the value of the machine on 1193? ठीक है जी। तो गाइज ये क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया। हाँ ये रहा। What will be the value of the machine on 1193 if the method is RBM reducing balance method and the rate of depreciation is 10%? The value on 1193 is 12 lakh. ठीक है जी। यानी वो हमसे ओरिजिनल कॉस्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट। अब गाइज बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। हमें वैल्यू कितनी दे रखी है? 9,72,000। इस वैल्यू को आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे, 9,72,000। अच्छा, आपका रेट कितना है? 10%।
रेट कितना है गाइस 10%, तो आप इसे 100 में से माइनस कर दीजिए तो कितना बना 90% बचा। भाई अगर आप 10% लेस कर देंगे तो कितना बचेगा 90% बचेगा। अच्छा हमें वैल्यू कब दी है ये 95 में, और वो हमसे ओरिजिनल कॉस्ट कब पूछ रहा है 1193 में। ठीक है जी, तो 93 94, बोलो जी बात क्लियर है। दो साल बाद, तो वैल्यू कितने साल की दे रखी है 2 साल बाद की, तो जितने साल की वैल्यू दे रखी है आप उतनी बार डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है, तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे 9,72,000, इसको डिवाइड कर देंगे 90% से, कितनी बार 2 बार, क्योंकि वैल्यू 2 साल बाद की गिवन है। क्लियर है, तो आंसर आ रहा है 12 लाख, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस 12 लाख, तो स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली क्या है ट्रू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अंडर आरबीएम reducing balance method of depreciation, the value of machine never come to zero, and under SLM depreciation value of machine come to zero at the end of the useful life. The statement is true. हमने आपको बताया था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कभी भी वैल्यू जीरो नहीं होती, बट स्ट्रेट लाइन में जब मशीन की लाइफ पूरी होती है तो वैल्यू जीरो आ जाती है। द स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई। ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है 2,50,000, साल्वेज वैल्यू दे रखी है 12,000, डेप्रीसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर एट 10% WDV मेथड इज 21,600। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। आप देखिए मेरे साथ साथ, ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है 2,52,000, 2,52,000। पहले साल का डेप्रीसिएशन लगा 10%, माइनस 10% डेप्रीसिएशन, तो वैल्यू बची 2,26,800। सेकेंड ईयर में कितना डेप्रीसिएशन लगेगा अगेन 10%, तो 2,26,800 का 10%, 22,680। क्लियर है, 22,680, जबकि यहां कितना दे रखा है 21,600। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है गाइस, कोई डाउट? अगर आप बुक में देखें तो ट्रू ले रखा है, विच इज बेसिकली नॉट करेक्ट। चलिए, द पोर्शन ऑफ एक्विजिशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसिड येट टू बी एलोकेटेड इज नोन एज WDV। क्लियर, वो कह रहा है वो एसिड्स की वो बचा हुआ पार्ट जिसे अभी भी उसकी लाइफ में बांटना बाकी है, उसे हम WDV कहते हैं। आंसर इज यस। तो गाइस, जब आप ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो उसे WDV तो कहते हैं, और ये वो पार्ट है जिसे अभी डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है, तो आंसर इज करेक्ट। ठीक है जी, लास्ट, अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन डिक्रीज एवरी ईयर, अगेन ट्रू। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल क्या होता है कम होता है, तो द स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए, आई होप यहां तक क्लियर है। अब आते हैं गाइस मैच द कॉलम, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो चलिए मैच करना है। सबसे पहले पेटेंट, पेटेंट बिल्डिंग मिनरल डिपॉजिट लैंड इंटरनल कॉस्ट, नो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, वेयर एंड टियर, डेप्रिसिएशन एंड डिप्लीशन। क्लियर है, कोई डाउट एवरीबॉडी? चलिए, तो गाइस पेटेंट क्या है, इनटेंजिबल एसिड्स है, और इनटेंजिबल एसिड्स क्या होती है अमोर्टाइज्ड, तो इसका आ जाएगा बी। पेटेंट यानी कि अमोर्टाइजेशन। बिल्डिंग, ठीक है जी, बिल्डिंग, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है, यस, ये आ जाएगा डी। मिनरल डिपॉजिट, मिनरल डिपॉजिट क्या है गाइस डिप्लीशन, नेचुरल है तो ये ई डिप्लीशन। लैंड नो डेप्रिसिएशन, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। इंटरनल कॉजेज, वेयर एंड टियर इज द इंटरनल कॉजेज। ठीक है, सो दिस इज हाउ द कॉलम हैज टू बी मैच्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, सेकंड डेप्रिसिएशन। ठीक है गाइस, देखिए AS6 पहले हुआ करता था, ये अपडेटेड नहीं है, तो अब क्योंकि डेप्रिसिएशन को AS6 में कवर किया गया है, बट अब ये सब बदल गया है, बट हमें आंसर उसी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, तो आप डेप्रिसिएशन को लेंगे AS6 में। गाइस लेट मी टेल यू, इट इज नॉट अपडेटेड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो गया, अब तो इंडेस आ गए, बट क्वेश्चन आउटडेटेड है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दे देंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है गाइस, इक्वल इंस्टॉलमेंट। चलिए, फिक्स एसेट्स,
फिक्स एसिड कवर होती है AS10 में, ठीक है। फिर से बता दूं, अब AS नहीं, अब इंडेज हो गए हैं, तो ये आउटडेटेड सम है, हमें एज इट इज करना है, नथिंग एल्स। तो पहले AS6 डील करता था डेप्रिसिएशन पर और AS10 डील करता था फिक्स एसिड्स पर। चलिए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किस में आता है? रिटन डाउन वैल्यू, ठीक है। एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ठीक है जी, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड दैट इज डिप्लीशन मेथड, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? डिप्लीशन मेथड। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आकर गाइस हमने इस चैप्टर को थॉरोली कवर कर लिया, सारी इलस्ट्रेशन, सारे आंसर और एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए। और आपसे मैं फिर बोल दूं कि आपको बार बार एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 60 मार्क्स आपके इजीली एमसीक्यू से आ सकते हैं और 60 आउट ऑफ 60 स्कोर करना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन थॉरोली खत्म हो गया। मुझे पूरी आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप प्लीज इसको रिवाइज कीजिए, बार बार सम सॉल्व कीजिए और फिर देखिए आपके लिए स्कोर करना कितना आसान हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए, थैंक यू सो मच। अब इस चैप्टर को खत्म करते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच।